श्रीलंका और पाकिस्तान के संबंध बिगड़ने की कगार तक पहुंच चुके हैं। श्रीलंका सरकार, उनकी संसद, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर श्रीलंका के मिनिस्टर तक अब पाकिस्तान के प्रति कड़े बयान देने लगे हैं। श्रीलंका की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, आज यही जानते हैं इम्पॉर्टेंट अफेयर्स में। हाय एंड आई वेलकम टू इम्पॉर्टेंट अफेयर्स। दोस्तों, इस समय श्रीलंका की सड़कों पर ज़बरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है। ऐसा क्या हुआ, आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जला दिया गया था। पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा गया, उसके हाथ पैर तोड़े गए और जब वो बेसुध हो गया तब उसे आग के हवाले कर दिया और उसकी जलती हुई लाश के सामने सेल्फियाँ निकाली गईं। किसी में किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। लोग निडर होकर सेल्फियाँ निकाल रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। आईसिस और अलकायदा के आतंकवादी भी पीछे छूट जाएं किसी की मौत पर, ऐसा जश्न मनाया गया। कब? तो जुम्मे के दिन, शुक्रवार को। कहाँ? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में। क्यों? तो ब्लास्फेमी यानी इस निंदा का आरोप लगाकर। क्या आरोप लगाया गया था? आरोप यह लगाया गया था कि जिसे मारा गया उस व्यक्ति ने इस्लाम की बेइज्जती की है। क्या किया था उसने? दीवार पे लगा एक पोस्टर निकाला था, जो पोस्टर तहरीक लब्बैक नाम के कट्टरवादी संगठन ने लगाया था, जिसमें कहा जाता है कि कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी। इसीलिए लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा, मारा और उसे आग के हवाले कर दिया। जबकि हकीकत क्या है? पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने जो शुरुआती जांच की है उसमें पता चला है कि सियालकोट की एक गारमेंट फैक्ट्री के उस एक्सपोर्ट मैनेजर को जिसे मारा गया, उसने उस दिन फैक्ट्री में साफ सफाई का काम शुरू कराया था। क्यों? एक विदेशी डेलीगेशन आने वाला था इंस्पेक्शन पर। वो कंपनी काफ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। ये वही कंपनी है जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स गारमेंट्स बनाती है। उस कंपनी की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आए और प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए उस एक्सपोर्ट मैनेजर ने, जिसका नाम प्रियंथा कुमारा था, उन्होंने उस दिन मशीनों की साफ़ सफाई और फैक्ट्री में यहाँ वहाँ लगे हुए पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया था। कर्मचारियों ने पोस्टर जब नहीं हटाया तो उसने खुद ही पोस्टर हटा दिया। उसे ये नहीं पता था छोटी सी गलती उसके लिए जानलेवा साबित होगी। उस पर झूठे आरोप लगाए गए। क्यों लगाए गए? पाकिस्तान जैसे देशों में व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए या नफ़रत के नाते या किसी से अपना पुराना निजी विवादों का हिसाब पूरा करने के लिए इस तरह की भावनाओं या कानून का दुरुपयोग करके मारना एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। 1990 से अब तक 70 लोगों को इस तरह मार दिया गया है। ये तो आंकड़े जो उपलब्ध हैं वो बता रहे हैं। जो आप आंकड़े उपलब्ध नहीं है उसके अगर आधार पर अगर आप देखेंगे तो 100-150 से ज़्यादा लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया है, उन पर इस निंदा यानी ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर। अप्रैल 2017 में मसाल खान नाम के एक छात्र को इसी तरह मार दिया गया। उस पर आरोप लगा था कि उसने इस्लाम को बदनाम करने वाली ऑनलाइन कोई सामग्री पोस्ट की थी। 2014 में एक ईसाई दंपत्ति को भी इसी तरह जला दिया गया था। 2010 में सियालकोट में 2 भाइयों को पुलिस की उपस्थिति में बेरहमी से मार दिया गया। उससे पहले कुरान के कथित अपमान के आरोप में 7 ईसाइयों को मार दिया गया था। ईसाइयों पर खासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना इस निंदा के नाम पर पाकिस्तान में एक बहुत ही कॉमन बात हो चुकी है। 2013 में आसिया बीबी जो ईसाई हैं उन पे भी इसी तरह का आरोप लगा था और वहाँ के कानून के ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। हालांकि पश्चिमी देशों के दबाव के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई और इस समय वो कनाडा में है। उस समय पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने आसिया बीबी के को सपोर्ट करने वाला कोई बयान दे दिया था, तो उनके निजी बॉडीगार्ड ने ही उन्हें गोली मार दी थी और उसने ये कहा था कि मैं उस व्यक्ति को, उस गवर्नर को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस हद तक नफ़रत का कारोबार धर्म के नाम पर चलाया जाता है। आसिया बीबी तो खुशनसीब थी, वो बच गई, पर शायद सलमा तनवीर की जान नहीं बच पाए। ये सलमा तनवीर एक हेडमास्टर है, इन पर भी इस निंदा का आरोप है और अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। हालांकि उनके वकील दावा कर रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पर अदालत ने वो नहीं माना और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। तो पाकिस्तान में कानून की आड़ में मौत देना या झूठे आरोप लगाकर, इस निंदा का झूठा आरोप लगाकर लोगों को शिकार बनाना बहुत छोटी सी बात है। प्रियंका के मामले में भी इसी तरह झूठ का सहारा लिया गया। जिन कर्मचारियों ने ये किया
या जिनके सहयोग से ये किया, उनके सबके अपने कोई ना कोई निजी मकसद थे। कर्मचारी प्रियंका से नाराज रहते थे क्योंकि वो काफ़ी अनुशासन प्रिय थे। तहरीक लब्बैक के लिए ज़मीन जिन लोगों को बनानी थी उनसे उन्होंने मदद ली और प्रियंका को शिकार बना दिया गया। प्रियंका की कमजोरी सिर्फ यही थी कि वो अपने काम के प्रति सख्त थे, नियमों का पालन करते थे, कड़ाई से काम कराते थे। इसी वजह से मालिकों ने भी पूरी फैक्ट्री उन्हीं के हवाले कर दी थी, सौंप दी थी। एक तरीके से पूरे फैक्ट्री का संचालन प्रियंका ही कर रहे थे। उनकी यही काबिलियत कर्मचारियों की नाखुशी का सबसे बड़ा कारण था और यही उनके लिए आफत बन गया और उनके ऊपर इस निंदा का कथित आरोप मढ़कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये काम करना अदालत का, कानून का काम था। पहली नज़र में भी देखें तो प्रियंका पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 295 बी और सी में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इस्लाम की बदनामी करना या पैगंबर साहब की बदनामी करने को लेकर अगर यदि कोई कुछ करता है तो उसे इस निंदा माना जाए। तो प्रियंका का ऐसा कोई मकसद नहीं था। कुल मिला के प्रियंका अगर भीड़ के हाथों बच भी जाते तो पाकिस्तान के काले कानून के हत्थे चढ़ चुके होते। ये जो कानून है, इस निंदा का कानून, ये पाकिस्तान में ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। मतलब 1860 जब हम संयुक्त हिंदुस्तान था तब से ब्रिटिशों ने इस कानून को बनाया था। तो ब्रिटिशों के अपने मकसद थे, लेकिन जियाउल हक ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया और तब से सभी सरकारें लगातार इसका इस्तेमाल करती जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। एक रिसर्च फर्म है, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च फर्म प्यू, उसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 26% देशों में इस निंदा, ब्लास्फेमी को अपराध माना जाता है। 26% देशों में भी 70% देश जो हैं वो मुस्लिम देश हैं। इसका फ़ायदा जो है वहाँ के कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन हैं वो सबसे ज़्यादा उठाते हैं। कट्टरवादी लिंचिंग के लिए लोगों को उकसाते हैं और लोग उसी उकसावे में हत्या कर देते हैं, जैसा कि सियालकोट में हुआ। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि पाकिस्तान 2023 तक ब्लास्फेमी जो एक्ट है उसमें बदलाव करे, उसको ख़त्म करे और मृत्युदंड की सज़ा को ख़त्म कर दे। पर पाकिस्तान जो है वो सुनने को बिल्कुल राज़ी नहीं है, जबकि पाकिस्तान को पता है कि उसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो GST प्लस का उसको दर्जा मिला हुआ है वो भी यूरोपियन कंट्री छीन लेंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुक्त व्यापार कर पाना बहुत कठिन हो जाएगा और ऐसे में तब उसकी करेंसी है और उसका जो इकोनॉमी है वो पूरी धरातल पे आ जाएगी। एक तो वैसे ही इस समय पाकिस्तान हर तरफ से कर्जे में है। IMF से भी कर्जा ले रखा है, तमाम देशों से, चाइना से भी उसने कर्जा ले रखा है। फिर भी पाकिस्तान इस मामले में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ज़मीन ही कट्टरवाद पर टिकी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान में इस पर कोई फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका क्या असर होगा ये भी पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अपराध भी बढ़ेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए जितना चिंता का विषय नहीं है, उससे ज़्यादा चिंता का विषय ये हमारे लिए भी है। हमारी सीमा से लगा हुआ पाकिस्तान है, तो अगर वहाँ कट्टरवाद बढ़ता है तो हमारी सीमाएं भी असुरक्षित होंगी। पूरी दुनिया के लिए ये खतरा हो सकता है। तो क्या पूरी दुनिया का इस पर दबाव नहीं है? दबाव है। पाकिस्तान फिर भी इस पर लीपापोती करने के अलावा और कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह के मामलों में हमेशा लीपापोती करता रहा है। खासकर जो तहरीक लब्बैक नाम की का जो संगठन है उसके सामने पाकिस्तान की इमरान सरकार ने तो समझ लीजिए घुटने ही टेक दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले ही तकरीबन, इस संगठन पर से पाबंदी हटाई गई है। इससे पहले पाबंदी लगा दी गई थी। क्यों? तो इसने फ्रांस के एम्बेसडर को वहाँ से एक्सपेल करने की मांग को लेकर बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया था। फ्रांस का किस्सा आपको पता ही होगा, चार्ली हेब्दो में इस्लाम की बदनामी करने वाले कार्टून छपने का आरोप लगता ही रहा है। उसे लेकर इस संगठन ने पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इनके सामने घुटने टेक दिए, इनके साथ समझौता एक तरह से करके इन पर से बैन हटा दिया गया। तो ये जो तहरीक लब्बैक नाम की पार्टी है वो लगातार पाकिस्तान में अपने पैर पसार रही है। पिछले 5 वर्षों में ये इतनी ज़बरदस्त स्केल से बढ़ी है पाकिस्तान में जितना और कोई संगठन नहीं बढ़ा है। जहाँ तक इसकी विचारधारा का सवाल है तो इसकी विचारधारा तालिबान से भी ज़्यादा कट्टर है। अगर ये वहाँ पर प्रभावी हो जाती है तो पाकिस्तान को
अफगानिस्तान बनते हुए देर नहीं लगेगी। आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि जिस तरह से अफगानिस्तान में अराजकता फैली है, उस तरह से पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं होगी, कोई चुनी हुई सरकार नहीं होगी, और ऐसे ही कट्टरपंथी लोगों के हाथ में पूरा देश होगा। तब क्या हाल होगा, तब ये दुनिया के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में दूसरे धर्मों का अपमान इस निंदा नहीं माना जाता है। वहाँ मंदिर तोड़ दें, चाहे चर्च जला दें, गुरुद्वारा अपवित्र कर दें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने झूठा सा भी एक आरोप मढ़ दिया किसी के सिर पर कि इसने इस्लाम की बदनामी की है, तो फिर उसकी जान बचा पाना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि प्रियंका के मामले में हुआ। कोई धर्म प्रचार के लिए किसी दूसरे धर्म को बदनाम कर सकता है, मगर प्रियंका जैसा आदमी जो पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे और 2012 से पाकिस्तान में रह रहे थे, वो जानते थे कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी इस निंदा अगर होती है तो उसका क्या हश्र होगा। और एक व्यक्ति जो अपना घर छोड़ के, श्रीलंका छोड़ के, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो पाकिस्तान आया हो, 2012 से लगातार रह रहा हो, करीब तकरीबन 9-10 साल वहाँ रह चुका हो, वो व्यक्ति ऐसा गैर जिम्मेदार हो सकता है क्या? उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा जिसका उन्हें सज़ा दी गई। तो ये हमारे लिए भी एक चिंता का बहुत बड़ा कारण है। हमारे पड़ोस में एक कट्टरवादी विचारधारा को मजबूत करने वाले काम हो रहे हो तो हमारे लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इसकी जांच क्या होगी? इमरान खान तो भरोसा दिला रहे हैं कि वो आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि भविष्य में आगे चल के जैसे अन्य मामलों में हुआ है, इस मामले में भी सबूतों के अभाव में लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान में 1-2 लोगों को सज़ा मिल भी गई तो क्या समग्र समाज की मानसिकता बदल जाएगी? क्या वहाँ कट्टरवाद खत्म हो जाएगा? क्या वहाँ इस निंदा के नाम पर हत्याएं और नहीं थम जाएंगी? पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उसकी पृष्ठभूमि पे भी आप नज़र डालेंगे तो आपको यही मिलेगा। अभी आप देख लीजिए कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं परवेज खट्टक, उन्होंने एक बहुत ही बेहुदा सा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे भावुक होकर इस तरह की हत्याएं कर देते हैं। अब अगर वहाँ का रक्षा मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। जो प्रियंका कुमारा हैं, उनकी पत्नी जो बार बार न्याय की मांग कर रही हैं, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? इस मानसिकता की जो सरकार अगर पाकिस्तान में है तो क्या उन्हें न्याय दिला सकती हैं? इस पर एक सवालिया निशान है। अब इस समय श्रीलंका की सरकार पाकिस्तान से मुआवजे की मांग कर रही है, लेकिन क्या एक मुआवजे की रकम उस परिवार को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनके मन में एक ज़बरदस्त पीड़ा है, जिनका भविष्य अंधकारमय है, उनके पति को इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया है, क्या उनके घावों पर मरहम मल सकती है? पाकिस्तान का एक घिनौना चेहरा जो इस समय दुनिया के सामने आ रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।